हमारी आज की टॉप स्टोरी, अक्सरियती तफसीली फैसले से कबल इख्तलाफी नोट जारी किया है दो मुअज़्ज़ज़ जजेज़ ने, जिसके मुताबिक जो सबसे अहम चीज़ है उसमें यह कहा गया है कि आइन के बरक्स फैसले मानना आइनी इदारों पर लाजिम नहीं। ये बहुत बड़ी बात कही गई है, हम इस पर आज बात करेंगे। और दूसरा हमारा हॉट इशू जो आज का होगा वो 5 अगस्त 2019 को इंडिया ने मकबूजा कश्मीर की हैसियत कैसे बदली, उससे पहले क्या तय हुआ इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, और पाकिस्तान का रोल क्या था, इंडिया का रोल क्या था, और इसके असरात कश्मीरियत पे, कश्मीर की कौम पे क्या पड़े, और पाकिस्तान क्यों सोता रहा। इस पर हम बात करेंगे अपने आज के हॉट इश्यूज़ में। और तीसरा बड़ा अहम हमारा इशू जो है आज और जिस पर हमारा एडिटोरियल है वो ये है कि बरतानिया में गोरों के मुल्क में गैर गोरों पर जबर शुरू हो चुका है, वहाँ उनके बुनियादी हकूक़ पर हमले हो रहे हैं। बरतानिया इस वक्त फसादात की जद में है और उसका टारगेट वो पाकिस्तानीज़ और इंडियंस या दूसरे ममालिक के लोग जो ब्राउन हैं या काले हैं, जिनका रंग गोरा नहीं है। देखना ये है कि हमारे पाकिस्तानीज़ जिनके पास डबल शरीयत है, वो अब अपने मुल्क में होने वाले, जो उनका असली मुल्क है, उसमें होने वाले इन इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियों पर क्या पोजीशन लेते हैं, कितनी कैंपेन करते हैं, कितना पैसा खर्च करते हैं। इस पर हम अपने एडिटोरियल में बात करेंगे। लेकिन टॉप स्टोरी ये है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान, उन्होंने इख्तलाफी नोट दिया है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मखसूस नशिस्तों के केसेस में, और उन्होंने अक्सरियती फ़ैसला देने वाले जजेस के फ़ैसले को गैर आइनी करार दिया है। ये सबसे अहम बात है। और आपको जो अभी आपकी स्क्रीन पे स्लाइड्स देख रहे होंगे कि उन्होंने कहा पीटीआई ना इस अदालत के सामने थी, ना हाई कोर्ट के सामने, और ना ही इलेक्शन कमीशन के सामने। ये अहम नुकात हैं उनके जो आपसे हम शेयर कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि 80 आज़ाद मुंतखब उम्मीदवारों का सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल होना किसी ने भी चैलेंज नहीं किया था। फिर पॉइंट है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 39 और 41 अफराद जो अक्सरियत के मुख्तसर फैसले में जिक्र किए गए, ना तो इस अदालत के सामने आए और ना ही उन्हें सुना गया। फिर कहा जाता है कि पीटीआई को यह रिलीफ नहीं दिया जा सकता जब तक आइन की दफ़ा 51, आइन की दफ़ा 106 और 63 मुअत्तल ना कर दी जाए। इनकी जगह नई दफ़ात शामिल ना की जाएं जो अक्सरियत के फ़ैसले के ज़रिए दिए गए रिलीफ के मुताबिक हों। मतलब आइन में तरमीम करनी पड़ेगी, जैसे कि शाहद हसन खान ने परवेज़ मुशर्रफ को इजाज़त दी थी कि आइन बदल दें। वो कह रहे हैं कि ये करेंगे तो ये हो सकता है फ़ैसले का नफाज। फिर है कि आइन की दफ़ा 175 को नज़रअंदाज किया गया। आइन की दफ़ा 185 के तहत दायरा कार की आइनी हदूद को भी नज़रअंदाज किया गया। फ्रीकैन के हवाले से तमाम ज़ाहिरी तरीक़ाकार के कवानीन को नज़रअंदाज किया गया। पीटीआई को दिया गया रिलीफ खुद साख्ता और अक्सरियत का तख्लीक करदा होगा। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है अक्सरियती जजेस पे। इसका जवाब हम हासिल करेंगे, क्योंकि दौरान समाअत किसी ने इस रिलीफ का दावा ही नहीं किया था। सिर्फ यही नहीं बल्कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को उसका मांगा रिलीफ नहीं दिया गया, बल्कि जो भी उसके साथ शामिल हुए उन्हें भी निकाल दिया गया। कौमी व सूबाई असम्बलियों की मुद्दत के लिए SIC को असम्बलियों से निकाल दिया गया। अक्सरियत का फैसला अमली तौर पर यह ऐलान करता है कि मज़कूरा 80 अफराद आइन की दफ़ा 62 1D के तहत सच्चे और अमानतदार नहीं हैं। ये भी एक बड़ी बात है। और मसला सिर्फ आम इंतखाबात के बाद ख़वातीन और गैर मुस्लिमों के महफूज नशिस्तों की तनासब का नहीं है। एक आखिरी पॉइंट यह है कि अक्सरियत का फ़ैसला अमलन कौमी असम्बली और 3 सूबाई असम्बलियों में एक नई पार्लिमानी पार्टी की तख्लीक करता। बहुत ही अहम फैसला, बहुत सख्त नुकात दोनों जजेस ने, लेकिन ज़ाहिर अक़लियत में है, और अक़लियत में होने से क्या फ़र्क पड़ता है हम इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मतीउल्लाह जान साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। इमरान वसीम साहब सीनियर सहाफ़ी अब हो गए हैं, पहले इतने सीनियर नहीं होते थे, लेकिन चूँकि सीनियर हो चुके हैं तो इसलिए हम इन्हें भी सीनियर ही कहेंगे। इमरान साहब, आप हम सबसे छोटे हैं इसलिए पहला हक़ आपका। आपसे पहला सवाल ये है कि एक बात जो ये की जा रही है कि असल मकसद ये है कि आइनी इदारों को ये कह दिया जाए कि ये फ़ैसला गैर आइनी है और आप पे इस पर अमल करना लाजमी नहीं है, तो क्या ये जो इख्तलाफी नोट है इसका असर तो अक्सरियती फ़ैसले पे नहीं पड़ेगा? तो क्या मकसद सिर्फ यही है? देखिए अमसार साहब, जो 2 जजेस का इख्तलाफी नोट आया है उसमें ज़ाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा सवालात उठाए गए हैं जो अक्सरियती जज साहबान का फ़ैसला है। अब उसमें जो जिस डायरेक्शन की आप बात कर रहे हैं कि
एक ऐसा फैसला जो कि गैर आइनी हो, गैर कानूनी हो, उस पर जजेस ने नुक्ता उठाया, मैंने नहीं। हाँ, जजेस की बात कर रहा हूँ। जजेस ने जो नुक्ता उठाया उस पर इदारे जो हैं वो एक्ट अपॉन करने के पाबंद नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट की अगर हम वेबसाइट निकाल के देखें, अभी भी मैंने ओपन की है, और आर्टिकल 189 को पढ़ें तो वहाँ पे तो ये लिखा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं 189 के मुताबिक, वो जुडिशल जो अथॉरिटीज़ हैं और जुडिशल अथॉरिटी के साथ साथ जो एग्जेक्टिव अथॉरिटीज़ हैं उनके ऊपर ये फैसले बाइंडिंग हैं। अब उस कैटेगरी को अगर हम देखें तो उसमें इलेक्शन कमीशन तो खुद एक आइनी इदारा है। इलेक्शन कमीशन ना एग्जेक्टिव इदारा है, इलेक्शन कमीशन ना जुडिशल उसकी अथॉरिटी है। तो उस नज़र से तो इस फैसले पे ऊपर अमल दरामद, इससे फ़र्क क्या पड़ेगा इस इख्तलाफी नोट से? इख्तलाफी नोट पे मेजोरिटी फैसले पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बहस जो है वो ज़रूर छिड़ चुकी है, क्योंकि पहले दिन से जो सवालात इस इख्तलाफी नोट में उठाए गए हैं, नोट से जो सवालात उठाए गए हैं वो वैलिड हैं। नहीं, वैलिड का जवाब तो नहीं देंगे ना। जब मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी तो मेजॉरिटी इन सवालात को डिसमिस कर दे, वो कहते हैं नहीं देते जवाब। देखिए, मेजॉरिटी की अगर हम बात करें कि मेजॉरिटी अथॉरिटी तो नजर सानी का भी इसलिए दिया गया कि अगर आपने गलती कर ली है तो आप उसको रिव्यू भी कर सकते हैं। हमारे जो मौजूदा आप समझते हैं हमारे जो इख्तलाफी नोट नजर सानी अपील की बुनियाद बन सकता है? आप अगर नजर सानी की दरखास्तें जो सुप्रीम कोर्ट में आज तक दायर हुई हैं नून लीग की तरफ से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, उसके कंटेंट निकालेंगे तो उसमें पीपल्स पार्टी ने तो वाज़े तौर पे लिखा है कि ये जो फैसला दिया गया है, ये फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो आइन का आर्टिकल 51 है, जो इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 104 है, वो आपने सस्पेंड ही नहीं किया, उसको सस्पेंड किए बगैर आप ये जजमेंट दे नहीं सकते। ठीक है मती साहब, आप का एक पॉइंट ऑफ व्यू है इस इख्तलाफी नोट पे। हम देख रहे हैं आपके प्रोग्राम्स भी, व्लॉग्स भी और ट्वीट्स भी। ये बताइएगा, जो माजी में आपने इख्तलाफी नोट को, बहुत सारे जजेस के आते रहे, आपने उसको जमहूरियत का, आइन का, अदलिया का हुस्न कहा कि, और आसमा जहांगीर साहिबा मरहुमा वो भी ये कहा करती थी कि इख्तलाफी नोट होना एक सेहतमंद अलामत है। अभी लगता है कि आपने शायद अपना वो मौक़िफ़ बदल लिया। अब आपको लगता है कि ये कोई साजिश है, इसके पीछे कोई और मकासद हैं, ऐसा क्यों है? अब सर, इसकी वजह एक ऐसा जुमला है जो इस इख्तलाफी नोट में लिखा गया है, जो शायद पाकिस्तान की तारीख़ में कभी किसी सुप्रीम कोर्ट के जज ने नहीं लिखा। और वह जुमला जिसका आपने भी अपने प्रोग्राम के आगाज़ में ज़िक्र किया, जिसमें ये कहा गया है जस्टिस नईम अफ़गान और जस्टिस जो अमीनुद्दीन ख़ान साहब हैं उनकी तरफ से, कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का, इस अदालत का जो फ़ैसला है, अगर वो गैर आइनी है तो ये किसी आइनी इदारे के, कोई भी आइनी इदारा पाबंद नहीं है। तो अंडरस्टूड है ना, कॉमन सेंस है। तो इन दो जजों, कॉमन सेंस है, ये कॉमन सेंस की बात है, लेकिन कभी किसी जज ने अपने फैसले में ये नहीं लिखा कि अदालत का जो फैसला है उसके आइनी या गैर आइनी होने का फैसला ना तो कोई इलेक्शन कमीशन करेगा ना कोई फरीक करेगा। और इलेक्शन कमीशन क्यों जुडिशरी करती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जब असेंबलीज डिसॉल्व की खान साहब ने, उस फैसले को गैर आइनी करार दिया गया, और आपके जो हमारे और आपके मुश्तरका महबूब, बेवफा महबूब इफ्तिखार चौधरी साहब ने जो फैसला दिया था, उसमें उन 2 नवंबर की इमरजेंसी का, उसमें उन्होंने ऑर्डर किया था कि फ़लाँ लोग इस गैर आइनी फैसले को नहीं मानेंगे। सही बात है। यहाँ तो उन्होंने नाम तो नहीं लिखा। सही बात। आइनी या गैर आइनी करार दे के मुशर्रफ का करार देने का अख्तियार नहीं था, वो एक आर्मी चीफ थे। जब 3 नवंबर का जो देखे ना, जुडिशरी ने, सुप्रीम कोर्ट ने गैर आइनी करार दिया उस फैसले को, इमरजेंसी को, और कहा कि नहीं माने आप, ये भी कहा था। लेकिन मुशर्रफ ने नहीं, यही बात ये कह रहे हैं दोनों जज। सपोर्ट कर रहे हैं मुशर्रफ को। इसमें सपोर्ट कहां से आ गई? नहीं, क्योंकि आप कह रहे हैं ना उन्होंने नहीं माना। किन्होंने? मुशर्रफ ने या इदारे ने नहीं गैर आइनी काम किया ना, इस पर सजा हुई। मैं यही कह रहा हूं, एक अदालत बनी, सजा हुई। मैं ये कह रहा हूं जिसने माना उसको सजा होगी ना। ये तो जजेस ने कोई गलत बात तो नहीं की। मैं ये कह रहा हूँ, मैं सिंपल सी इतनी सी बात करूँ, मैं अगर बात पूरी कर लूँ, उसमें सिंपल सी बात इतनी है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसका फैसला जब आ जाता है उसकी एक फाइनलिटी होती है, उसके ऊपर एक नज़रसानी होती है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है वो नज़रसानी से पहले उस पर अमल दरामद होता है। ठीक है, ये आइन में नहीं लिखा कि जब तक नज़रसानी अमल नहीं होगा, और इसलिए शॉर्ट ऑर्डर जारी किया जाता है। आइन में ये भी नहीं लिखा कि जब तक नज़रसानी से पहले अमल करना है। सुप्रीम कोर्ट के ये भी नहीं लिखा, नहीं लिखा, बिल्कुल है। और ये हुक्म जो है, जो शॉर्ट ऑर्डर होता है सुप्रीम कोर्ट का, शॉर्ट ऑर्डर जो होता है, तमाम इदारे पाबंद होते हैं उसके, वो होता इसलिए है कि क्योंकि फिर तफसीली फैसले में बहुत टाइम लगता है। लेकिन उस शॉर्ट
ऑर्डर पे फौरी तौर पे अमल दरामद करना, वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होता है। बात मुकम्मल करें, अच्छा, बाकी वजूहात होती हैं। अच्छा, 2 जजेस ने ये जो कहा है कि आईनी इदारे इसके पाबंद नहीं हैं, तो फिर आईनी इदारे दरख्वास्तें क्यों लेकर आते हैं सुप्रीम कोर्ट में, फिर आईनी इदारे अपीलें क्यों करते हैं, फिर आईनी इदारे नजरसानियां क्यों डालते हैं? अगर वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के पाबंद नहीं है, बुनियादी तौर पर 2 मज़ीद जजों ने यह कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी भी हुक्म के ऊपर अब कोई आईनी इदारा जो है वो अमल ना करे। और ये जुमला कभी किसी ने, ये एंकर्स ने, मेरी राय है, और आप में फर्क है। नहीं, किसी पे गद्दारी बगावत का फैसला हम नहीं कर सकते। आमर लाके आपके फेवरेट होंगे, मैं तो हम किसी को सेडिशन है, आप भी सेडिशन की शायद कैसे भुगत चुके हैं, मैं भी भुगत चुका हूं। कोई भी जजेस जो है ना, कभी जज ये नहीं लिखता कि मेरी अदालत का फैसला ना माना जाए, लेकिन ये कभी नहीं लिखता। मतीउल्लाह जान, आप ये किसी को सेडिशन का इल्जाम, अच्छा मुझे थोड़ी सी बात मैं पूरी कर लूं, आपने सवाल किया ना, मुझे बात पूरी सवाल आपका, मैं एक और सर एक जुमला सवाल है, और ये अक्सरियत के फैसले को अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं मान रही है, वैसे ही है जैसे हुकूमत जो है, ठीक है, ये फार्म 47 का फैसला है, ठीक है, ये फार्म 45 का फैसला जो है वो 8 जजों का है, और ये फार्म 47 का फैसला लीगल इश्यूज पे जी। ये जो उन्होंने एक ओथ दिया, मेंबरान ने ओथ दिया, फाइल किया कि मैं इस वैसी जमात में से हूं, और अब एक नया ओथ आएगा, ओथ पे ओथ होता है। देखें, ओथ लीगल जवाब दीजिएगा। बिल्कुल लीगल जवाब मैं आपको दे रहा हूँ ना, क्योंकि हालांकि इस जो 2 जजों ने ऑर्डर किया है, इसमें ना तो केस लॉ साइट किया है, ना किसी सेक्शन को साइट किया है, इन्होंने अंग्रेजी लिखी है, लेकिन मैं आपको अब इसका लीगल जवाब दूंगा। क्या ओथ के ऊपर कोई ओथ होता है? जब ये केस जो सुप्रीम कोर्ट के सामने था, ये 8 फरवरी और उससे पहले वाले जो हालात थे उनके हवाले से था। नहीं, उस हवाले से नहीं था, बिल्कुल नहीं, उस हवाले से 13 जनवरी, ये आप देखें, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल गई है कि हमारी सीटें, मैं बात करें 13 जनवरी से आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं है। सुने ना, मैं किसी से उम्मीद रखता, मैं ये कह रहा हूँ कि 13 जनवरी के फैसले के बाद जो हालात पैदा हुए वो खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी माना। चीफ जस्टिस कादिर फैसला जिन्होंने वो बल्ले वाला निशान लिखा था, उन्होंने खुद कहा कि ये गलत तशरीह की गई इलेक्शन कमीशन की ना। पटिशन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की थी, और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मैं भी समझता हूँ किसको मिली, मैं भी समझता हूँ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल फरीक नहीं बन सकती थी इसमें, तो फिर मगर मसला किसी फरीक का नहीं था। मसला ये था कि अगर सरकारी जमीन के ऊपर 2 जाली फरीकेन जो हैं वो आपस में केस कर दें एक्स पार्टी पे, तो अदालत क्या कहेगी, इनमें से किसी एक को दे दे? नहीं, वो कहेगी ये सरकारी जमीन है, आप दोनों का नहीं है, तो वो तीसरे फरीक को नोटिस देगी, उसको बुलाएगी, उसके बाद भी करेगी। यही मैं बता रहा हूँ, नोटिस दिया, बुलाया, पीटीआई आई, सलमान अकरम राजा ने पीटीआई के टिकट पे इलेक्शन लड़ा, उन्होंने कोर्ट में कहा मेरी बात, अब हुआ क्या? सुप्रीम कोर्ट में जब कोई केस आता है ना, तो वो पटवारियों का केस नहीं होता, ना वो किसी और का होता है, वो आइन की तशरीह का होता है। और असल सवाल ये था कि क्या इलेक्शन कमीशन किसी सियासी जमात को उसकी शनाख्त से महरूम कर सकता है या नहीं, ये बड़ा सवाल था। और इन 2 जजों के पास इतनी सलाहियत भी नहीं थी कि वो इस सवाल का जवाब दे सकते कि पीटीआई ने बतौर पार्टी इलेक्शन लड़ा है या नहीं है, ये बिल्कुल था। अच्छा, उनके अपने सवाल, इसके अंदर सवाल दिए 2 जजों ने, 2 सवाल जो रेज किए, अपने रेज किए हुए सवालों के जवाब भी नहीं दे सके। वो मैं लेता हूं।